सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और सीयूईटी के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है। बहुत पास आ चुका है। अब तो सिर्फ एनसीईआरटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी छूने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस, उस बार की तरह जैसे मैंने आपको 50 क्वेश्चंस करवाए थे, ऐसे मैंने टॉप क्वेश्चंस बहुत चुन चुन के लाई हूँ इस बार। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको वो टॉपिक से पढ़ना जहाँ से बिल्कुल पूछे जाते हैं और आप ध्यान नहीं देते हो। ऐसे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस देखो मैं बहुत सारे लेके आई हूँ यहाँ पे। तो मैं वहाँ पे जैसे मैं प्रैक्टिस आपको करवाती थी पहले वीडियो में, जो हमारा रूल रहता था, वैसा ही इस वीडियो में भी करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस और जितने भी क्वेश्चंस, हम उनकी वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे जैसे हमने पहले वीडियो में करी है। तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है, पीवाईक्यूज़ नहीं लगाए हैं, तो आप वहाँ की भी वीडियोज़ देख लो। वो भी 50 क्वेश्चंस की जो पीवाईक्यू हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कितनी डायरेक्टली, कितनी ईज़िली तरीके से, कितने एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोई बाहर का मॉक या कोई भी बाहर का ऐसा कुछ लगाने की बुक्स, मॉड्यूल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर या तुम्हारी जो एनसीईआरटी बुक है और पीवाईक्यूज़। सीयूईटी के पीवाईक्यूज़ रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं बार-बार आपको कह रही हूँ कि पीवाईक्यूज़ लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर मैं वही पीवाईक्यूज़ आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ जब तक आपके ये जो सीयूईटी के एग्ज़ाम्स हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक है? तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस तुम सब देख सकते हो, एक ब्लैंक पेज ले लेना, साथ में पेन भी ले लेना, और जो-जो क्वेश्चंस आपके सामने आएँगे वो आप लगाते जाना, ठीक है? फिर जब मैं आपको बताऊँगी उसके आंसर्स करेक्ट करना, इनकरेक्ट होंगे तो इनकरेक्ट करना, और जितने भी मार्क्स आपके ऐड ऑन होंगे, जितनी चीज़ें होंगी, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है? चलो फिर, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द इन्वेसिव एलियन स्पेशीज़? इन्वेसिव एलियन स्पेशीज़ आपने पढ़ा कहाँ था? पहले आप ये रिकॉल करो। कोई भी क्वेश्चन्स आता है जब आप पीवाईक्यूज़ लगाते हो, या फिर अभी घर पर एग्ज़ाम में नहीं, जब आप पीवाईक्यूज़ घर पे लगाते हो या कोई भी मॉक लगाते हो, तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन्स का टॉपिक जो है ना उसको रिकॉल करना चाहिए। जब आप वो एनसीईआरटी की लाइन रिकॉल करते हो ना, तो इससे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपको क्वेश्चन्स, आपकी जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है और आपको बहुत टाइम तक याद रहता है, ठीक है? तो कुछ भी पढ़े रहते हो तो क्वेश्चंस को पढ़ा करो, और वो चीज़ जो जहाँ पे होती है ना वो चीज़ याद किया करो अगल-बगल में, ठीक है? तो यहाँ पे पूछा है इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ कौन नहीं है? तो कौन नहीं है बताइए? लेंथेना है, हाँ जी है। क्लेरिस गैरीपाइनस है, हाँ जी है। पार्थेनियम भी है। कैरेट ग्रास, हाँ है। ये इन्वेसिव एलियंस वीड है। थाइलासीन नहीं है। कौन नहीं है? थाइलासीन नहीं है, क्यों? थाइलासीन तो यार वो है ना जो अभी एक्सटिंक्ट हो गया था तुम्हारे चैप्टर में, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, याद आ रहा है? हाँ, तो उसी चैप्टर में तुम्हारा जो एक टॉपिक है, कहाँ पे, कि ये जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ये एक्सटिंक्ट हो गए, तो क्या था? डोडो मॉरिशस में, क्वागा अफ्रीका में, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया में, स्टीलर सीका और रशिया में। तो थाइलासीन तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये एक एलियन स्पीशीज़ थोड़ी ना है, ठीक है? चलो, तो तुम सबके अच्छे गए होंगे, सही किया होगा तुमने। तो अगर सही किया है तो करेक्ट कर दो, और इनकरेक्ट किया तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डोरमेंसी? फर्स्ट चैप्टर से है ये आपका, फर्स्ट चैप्टर नहीं, सेकंड चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है, तो सेकंड चैप्टर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से है। तो डोरमेंसी की आपकी एक डिफिनेशन पूछी है जो आपके एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। ये सोचो, ये सीयूईटी में एनटीए के क्वेश्चंस हैं ये। देख रहे हो, बिल्कुल डायरेक्ट। ये तुम्हारी पॉपुलेशंस के, तुम्हारी कम्युनिटी के, तुम्हारे बायोमास के, तुम्हारे स्टैंडिंग क्रॉप के, ये मैंने जो पुराने क्वेश्चंस लगवाए हैं 50 क्वेश्चन तुम्हें, उसमें तुमने पीवाईक्यू में देखा होगा कि कैसे स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग बायोमास, इसके पूरे डेफिनेशंस उन्होंने पूछे हैं क्वेश्चंस में, उसमें मेंशन है, और उसकी डेफिनेशंस आपको बतानी है। तो आप डेफिनेशंस को, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को भी याद रखो। तो डोरमेंसी की क्या होती है? डोरमेंसी क्या होती है? एक्टिवली रिस्पायरिंग एम्ब्रो इन अ सीड होती है, या एम्ब्रो स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी होती है, या एम्ब्रो इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है, या प्रेजेंस ऑफ वन एम्ब्रो इन अ सीड होती है? बताइए। ओके, सो अभी आपने कर लिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, एम्ब्रियोनल स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। ये बिल्कुल सेम मेंशन आपके एनसीईआरटी में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। ओके,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द डीएनए? पहली बात नॉट आया है, ओके वी हैव टू हाईलाइट दैट। नॉट पूछा है मतलब कि नहीं। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन नक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1869। हाँ ये बिल्कुल सही है, डीएनए एसिडिक सब्सटेंस है और ये नक्लियस में पाया जाता है और इसको न्यूक्लिन नाम दिया था फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में। तो ये बिल्कुल सही है। टू प्लेन्स आर कॉइल्ड इन लेफ्ट हैंडेड फैशन, यहाँ पे ये गलत हो जाता है। लेफ्ट हैंडेड फैशन नहीं, राइट हैंडेड फैशन में होता है। और पिच बिल्कुल सही है, पिच जो है आपकी हेलिक्स की वो 3.4 नैनोमीटर ही होती है। तो आपका करेक्ट आंसर मतलब जो गलत है क्वेश्चन के हिसाब से कौन है, वो है आपका सेकेंड। ठीक है, द टू कॉइल्ड इन लेफ्ट हैंडेड फैशन एंड द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, ये आपका गलत हो जाता है। ऑल्सो जो थर्ड और फोर्थ है वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। द प्लेन ऑफ वन पेयर्स बेस स्टेक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स एंड कन्फर्स स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। तो हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बेस दूसरे पे बेस के ऊपर स्टैक होते हैं, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड से प्यूरीन प्रिमिडीन ये सारे बेसिस जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से होते हैं। और कितने कितने होते हैं रिकॉल कीजिए, है ना। तो जो आपका एजी एक तरफ होता है प्यूरीन, और आपकी प्रिमिडीन टी सी होती है ना, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, तो वो किससे जुड़ी होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को मेंटेन करती हैं। फिर आते हैं फोर्थ, द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। बिल्कुल सही, एंटी पैरेलल पोलैरिटी में होती है। एक स्टैंड अगर 3 to 5 है तो दूसरा चेन 5 to 3 होगा, बिल्कुल सही, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, एमनियोसेंटेसिस इज नॉट लीगली यूज टू टेस्ट, ये कौन से चैप्टर से है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यस। तो एमनियोसेंटेसिस कौन सी चीज़ के लिए लीगली नहीं होता है, किस चीज़ के लिए नहीं होता? बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सिंपल सा। सेक्स ऑफ द फोर्टस हम नहीं करते हैं, है ना, सेक्स ऑफ द फीटस नहीं करते हैं एमनियोसेंटेसिस। तो यहाँ क्या पूछा है, नॉट, ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें बताना है, ये जो चीज़ें आप देख रहे हो तो आप बताइए, जो पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म के चैप्टर से ये सारी चीज़ें आती है, नेटलिटी मोर्टेलिटी, इनकी क्या डिफिनेशंस हैं? सेम डिफिनेशन से पूछा है, चलिए आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। जल्दी जल्दी आप ऑप्शंस को अपने कॉपी में या फिर मेंशन कर लो, फिर मैं आपको इसका आंसर बता। ओके सो कर लिया होगा। नेटेलिटी जो है क्या है आपकी, बर्थ रेट है ना। और मोर्टेलिटी क्या है, डेथ रेट है। इमिग्रेशन मतलब आना, एंट्री ऑफ इंडिविजुअल, एंड इमिग्रेशन मतलब कि एग्जिट ऑफ इंडिविजुअल, जाना। सो ए का हो गया फोर्थ, यहाँ पे क्या है, ए का सेकंड में ही ए का फोर्थ है, तो इसका जो आंसर हो गया वो है ए का फोर, बी का थर्ड, सी का टू एंड डी का वन। आई होप आप सबने बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लिया होगा। सिक्स्थ आ गया, बताइए करेक्ट सीक्वेंस। फिर से मैं इस वीडियो में आपको रिपीट कर दूं, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ट्रैप, छोटे मोटे ट्रैप्स होते हैं, जैसे आपकी स्पेलिंग चेंजेस करना या फिर ये सारी चीज़ें, सीक्वेंस का इधर उधर करना, तो आप इजीली कर पाओगे, इतना ज़्यादा भी नहीं होता है। लेकिन सीक्वेंस वाले क्वेश्चन प्लीज़ प्रैक्टिस करके जाना, वो चाहे आपकी एचआईवी की सीक्वेंस हो, चाहे आपकी प्लाज्मोडियम मलेरिया की सीक्वेंस हो, चाहे आपका सीवेज का सीक्वेंस हो। सीवेज का सीक्वेंस तो देखो पहला ये आप देख रहे हो, और एक होता है सीवेज का सीक्वेंस जहाँ पे आपको पूछते हैं प्राइमरी सेकेंडरी वाला प्रॉपर सीक्वेंस जो आता है। अगर लेंदी पेपर भी बनाता है तो हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन ना डाल के वैसे क्वेश्चन डाले जो मैंने अभी आपको बताया, पूरा सीक्वेंस बताना, ठीक है। तो आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि टॉपिक पढ़ लिया तो नहीं, हमें सीक्वेंस बहुत ध्यान से इसको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और जो एनसीईआरटी में मेंशन है लाइन उसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्वेश्चंस अरेंज करनी है हमें, कैसे कैसे सीक्वेंस होता है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या बनता है हमारा, बताइए। यस, हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट में सेकेंडरी जो हमारा सेडिमेंटेशन होता है वहाँ पे हमारा सबसे पहले बनता है प्राइमरी स्लज, है ना। फिर प्राइमरी स्लज के बाद क्या बनता है, प्राइमरी स्लज के बाद मैम बनता है फ्लॉक, फ्लॉक बनता है। फिर वही फ्लॉक जो हम एरेशन टैंक में फ्लॉक बनाते हैं, उस फ्लॉक को हम क्या करते हैं, हम अपने सेडिमेंट
में डालते हैं ना, सेडिमेंट करते हैं। तो जब हम सेटलिंग टैंक में डालते हैं, सेडिमेंट करते हैं, तो फिर क्या बनता है हमारा? एक्टिवेटेड स्लज, है ना। फिर लास्ट में हमारा बायोगैस रिलीज होता है, तो इट वुड बी ए बायोगैस। बायोगैस कौन कौन से? हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और मेजर गैस जो हमारा है वो है मीथेन। तो ये आपकी चीज़ें थी, सिंपल सीक्वेंस था, बहुत अच्छा था। लेकिन अगर लेंदी पेपर अगर बनाना भी हुआ, आई डोंट नो अगर लेंदी बनेगा या नहीं, बट अगर लेंदी भी बनाना हुआ तो इसके प्रॉपर पूरे सीक्वेंस को भी पूछ सकते हैं। सीवेज के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो आंसर आपका हो गया DCBA सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 7th। ओके, अच्छा आपको ये वाला क्वेश्चन बताना है, ठीक है। आप आराम से टाइम लो अच्छे तरीके से, फिर हम इसका करेंगे। इसमें ऑलरेडी जो है आंसर्स जो हैं ऑलरेडी इसमें मेंशन हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, सीख लेते हैं हम। सेमेटिक हाइब्रिड कैसे होता है? पोमेटो होता है, ठीक है, करेक्ट है ये, बिल्कुल। टिश्यू कल्चर, एक्सप्लांट। एंड इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन कौन होता है? बीटी टॉक्सिन होता है। और वायरस फ्री प्लांट, एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टम होता है। तो आपका ए का हो गया 3rd, बी का हो गया 4, सी का 1 हो गया, डी का 2 हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर बाय एक्टिवेटिंग द इम्यून सिस्टम ऑफ द पेशेंट? बताइए कौन सा ऐसा चीज़ है जो डिस्ट्रॉय करता है ट्यूमर को? आपने पढ़ा होगा कैंसर वाला पार्ट, आपके चैप्टर में है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में, कैंसर वाला, एड्स वाला बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। डिस्ट्रॉइंग करना ट्यूमर को और एक्टिवेट करना इम्यून सिस्टम को ऑफ द पेशेंट कौन करता है? येस, द करेक्ट आंसर इज अल्फा इंटरफेरॉन 3rd। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फर्मेंटेड बाई माइक्रोब्स टू मेक फूड? बताइए कौन सा नहीं होता है, कौन सा फर्मेंटेशन नहीं होता है? माइक्रोब्स एंड वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या होता है? मेजरली बायो फर्टिलाइजेशन, जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, और जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं मेंशन हैं इस चैप्टर में, वो सारे ही एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारे ही PYQs हैं, ठीक है। और जो आगे मैं आपको PYQs करवाऊँगी भी, आप खुद देखोगे कि बहुत ज़्यादा PYQs वहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स तो आपको याद होने ही चाहिए, चाहे वो एस्परगिलास नाइगर हो, वो फंगस है, या वो ट्राइकोडर्मा पर्लस्पोरम है, क्या है, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए आपको। फिर बताओ यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फर्मेंटेड बाय माइक्रोब्स टू मेक फूड? नॉट पूछा है, एक बार और हाईलाइट कर देते हैं नॉट को। आपने आंसर दे दिया होगा अब तक, तो आपका क्या है? फिश होता है, सोयाबीन होता है, बेम्बू शूट भी फर्मेंट होता है, बट रॉक सॉल्ट तो नहीं होता ना, रॉक सॉल्ट फर्मेंटेशन से नहीं बनता। फिश, सोयाबीन और बेम्बू शूट को हम फर्मेंट करते हैं। चलो, okay, after industrialization in 1920 in England, the proportion of dark wing and white wing moth reversed. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, आफ्टर पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होती है, तो हमको देखने को मिलता है जो वाइट विंग मॉथ थी, अब क्या हो गया है? डार्क विंग मॉथ जो है हमारी मेलानिड मॉथ, वो ज़्यादा हो गई हैं वाइट विंग मॉथ से, है ना। तो जब वो हो गई हैं, तो ऐसा क्यों हो गया है? क्या रीज़न क्या है? तो रीज़न पूछा है, मेंशन है आपके एनसीईआरटी में, देख रहे हो पूरी चीज़ें एनसीईआरटी से ही आई हैं, कहीं से कुछ भी बाहर से कुछ है, कोई वर्ड, कोई लाइन, कुछ तो ऐसा लग रहा है कि बाहर है, नहीं, सारी चीज़ें मेंशन हैं साफ सुथरी तरीके से एनसीईआरटी में, और वही चीज़ आपके क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। तो PYQ सबसे पहले जब भी आप करा करो, तो आपको सबसे पहले PYQ को करने से, सिर्फ करने से नहीं होता, सिर्फ एनालाइज भी करना होता है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन, जो भी मॉक, जो भी PYQ आप लगा रहे हो, मेक श्योर करो कि आपको उसका एनालाइज हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, और नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी खोलो और चेक करो कि किधर से है, कहाँ से टॉपिक से है, और फिर वो टॉपिक वीक है तो पढ़ो, ठीक है। एनालाइज करके पढ़ोगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे, और बहुत अच्छा आपका प्रेपरेशन होगा। ओके, सो
आपके आंसर पे आते हैं, क्या है? तो द ट्री टंग बिकम लाइट इन कलर, क्या ट्री टंग लाइट हो जाता है? क्या ट्री टंग बिकम डार्क ड्यू टू सूट? तो द मॉथ विंग्स बिकम डार्क ड्यू टू सूट ए स्मॉक, या डार्क कलर मॉथ वेर इजली स्पॉटेड बाय प्रेडेटर? तो इसका आंसर बहुत ईजी है, जो ट्री टंग होते हैं वो डार्क हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे मॉथ जो हैं वो कॉमन फ्लेज कर जाते हैं, ठीक है, जिससे कि प्रेडेटर जो होता है, प्रेडेटर, वो उन्हें नहीं पकड़ पाता। और वाइट विंग मॉथ जो होते हैं, क्योंकि लाइकन वेनिस्ड हो जाते हैं ना, और लाइकन को हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं। बहुत अच्छा पीवाईक्यू है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं आपको रिकॉल करवा दे रही हूँ कि जो लाइकन है वो क्या है, पॉल्यूशन इंडिकेटर है, और क्योंकि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में लाइकन वेनिस्ड हो जाता है, सूट की वजह से, हमारे स्मोक की वजह से बिल्कुल डार्क ट्री टंक हो जाती है, जिससे कि हमारा जो डार्क विंग मॉथ है जो वहाँ पे बैठता है वो नहीं पकड़ पाते प्रेडेटर, बट वाइट विंग मॉथ को पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सप्लेनेशन था। जिफ्ट स्टैंड फॉर, जिफ्ट की क्या डेफिनेशन है, फुल फॉर्म क्या है, बताइए। जिफ्ट में होता क्या है, बेसिकली जिफ्ट में क्या होता है कि हम जिफ्ट में एक जाइगोट है या अर्ली एम्ब्रियो है 8 ब्लास्टोमियर्स का, तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या इसका फुल फॉर्म होगा? बिल्कुल, यस, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है, जाइगोट को हम फेलोपियन में ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, 13th क्वेश्चन, फिर से एक मैच दी फॉलोइंग आपके सामने आ गया है। रामापिथेकस, ऑस्ट्रोपिथेकस, होमो हैबिलिस एंड नियरेंद्रल मैन। ओके, तो रामापिथेकस क्या होते हैं? रामापिथेकस से सबसे पहले आपका जो आता है वो आता है ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस के बाद आपका आता है रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियरेंद्रल एंड होमो सेपियंस सेपियंस। तो देखो सीक्वेंस से क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से कितनी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या तो इनकी जो आप देख रहे हो इनकी एक्सप्लेनेशन करके, इनकी कोई चीज़ें डिफिनेशन करके मैच द फॉलोइंग बना रखी है, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, या तो फिर इनके सीक्वेंस पे क्वेश्चन मेजरली पूछते हैं। यहाँ से दो ही तरीके के पूछते हैं, या तो इनके ब्रेन कैपेसिटी के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सो रामापिथेकस क्या थे? जो ड्रायोपिथेकस थे, रामापिथेकस थे, वो हेयरी थे और वॉक लाइक गोरिल्लास, ठीक है। तो जो रामापिथेकस थे, और जो कौन थे आपके, ड्रायोपिथेकस थे, वो हेयरी थे और वॉक लाइक गोरिल्लास थे। ऑस्ट्रोपिथेकस क्या थे? लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, ठीक है। अच्छा, ये रामापिथेकस ड्रायोपिथेकस कब आए थे? ये 15 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो 15 मिलियन ईयर्स अगो ये इस पे भी आता है, ठीक है, कितने टाइम पहले आए थे, कौन अभी आया है, सेक्वेंस बनाइए, कौन पहले आया है, कौन बाद में आया है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ऑस्ट्रियोपिथेकस क्या है? लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, है ना, एनसीईआरटी में मेंशन है यार, पढ़ना पड़ेगा आपको। होमो हैबिलिस क्या है? फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग है। और नियरेंद्रल क्या है? आपका लिव नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया है, ठीक है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? 1, है ना। चलो, एक्स सीटू कंजर्वेशन इंक्लूड, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या इंक्लूड करता है? क्या बायोस्फीयर रिजर्व करता है, जूलॉजिकल पार्क करता है, नेशनल पार्क करता है, या सेंचुरीज करता है? हमें पता है बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इन सीटू है, नेशनल पार्क जो है वो भी इन सीटू है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो भी इन सीटू है। कितने, अच्छा, कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं आपके पास, या कितने नेशनल पार्क्स हैं? नेशनल पार्क्स कितने हैं? 90, यस, करेक्ट। बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं? 14, यस। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है? 448, है ना। तो ये भी पूछते हैं इन सीतु का, ये एग्जाम्पल्स हो गया। तो यहाँ पूछा है एक्स सीतु कौन है, तो इनमें से एक्स सीतु कौन है? जूलॉजिकल पार्क आपका आंसर हो गया। चलो, 15 क्वेश्चन पे आते हैं। जस्ट मैंने अभी पहले आपको बताया था कि अरेंज सीक्वेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, या तो HIV, या तो प्लाज्मोडियम, या तो सीवेज, या कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कहीं से भी। या फिर हाँ, जो ग्रिफिथ का एक जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का उन्होंने एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन का जो भी कुछ दिया था, वो वहाँ से भी सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस आते हैं। तो सीक्वेंस के क्वेश्चन तो भर भर के आपको देखने को मिलेंगे सीयूईटी में, और आप सच में कहोगे कि बिल्कुल, कमेंट करोगे कि बिल्कुल आपने जैसा बताया था वैसे ही
सीक्वेंस के क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि मैंने एनालाइज़ करा है पीवाईक्यूज़ को और मैं बता रही हूँ बहुत टाइम से, तो उन लोगों को दिख भी रहा है क्वेश्चंस सीक्वेंस का ज़्यादा, है ना? सबने एनालाइज़ करा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जितना ज़्यादा पीवाईक्यू लगा रहे हो उतना ज़्यादा एनालाइज़ करो, एनालाइज़ के साथ-साथ प्रैक्टिस करो, बिल्कुल बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, ठीक है? चलो 15 क्वेश्चन है, हमें एनालाइज़ करना है, सीक्वेंस बनाना है, तो बताइए सीक्वेंस क्या होगा सबसे पहले? लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम का सीक्वेंस हमें बताना है, बताइए जल्दी से। सबसे पहले क्या होता है? यस, यस, यस। सबसे पहले हमारा जो स्पोरोजोइट होता है, कौन होता है? स्पोरोजोइट होता है, जो हमारे सलाइवरी हमारे नहीं, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में इकट्ठा है ना? रहता है, वो स्टोर रहता है। फिर वहाँ से क्या होता है, वहाँ से ब्लड के थ्रू लिवर में जाता है। तो यहाँ पे पहले ब्लड के थ्रू जा रहा है, तो ये नहीं लगाना है कि ब्लड ब्लड में जा रहा है, नहीं। हमें यहाँ पे क्या करना है, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो से सबसे पहले लिवर में जाता है, फिर लीवर में जाता है, फिर लीवर के बाद कहाँ जाता है? लीवर के बाद में वहाँ एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, लीवर को डैमेज करता है और उसके बाद ब्लड में चला जाता है। ब्लड में भी अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और ब्लड ब्लड को रप्चर करता है, तो फिर आ जाता है ब्लड में। ब्लड में गैमेटोसाइट बनाता है और क्या करता है, रप्चर करके एक टॉक्सिक रिलीज़ करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सिम्पटम्स के लिए। कौन है वो? हीमोजॉइन है। फिर हीमोजॉइन जो हमें क्या सिम्पटम, हमें 3 से 4 दिन में क्या फ़ीवर्स आते हैं, है ना? हाई फ़ीवर्स आएँगे 3 से 4 दिन में। तो वो सब किसकी वज़ह से हो रहा है? हीमोजॉइन की वज़ह से हो रहा है। मैम कहाँ पे हो रहा है? मैम ब्लड में हो रहा है। गेमेटोसाइट, फिर अगर किसी मॉस्किटो ने काटा उस इन्फेक्टेड पर्सन को, तो फिर वही गेमेटोसाइट कहाँ जाएँगे? कहाँ जाएँगे? गट ऑफ मॉस्किटो में। गट ऑफ मॉस्किटो में क्या होगा मैम? डेवलपमेंट होगा, फर्टिलाइज़ेशन होगा। फिर बेटा जी क्या होगा? मैम वही डेवलपमेंट और फर्टिलाइज़ेशन जो होंगी, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी हमारी, जो गैमेटोसाइट की, अब जो मैच्योर हमारा बन जाएगा स्पोरोजॉइट, अब वो क्या होगा? अब वो फिर सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएगा। फिर वो किसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी पर्सन को काटेगा, तो फिर वो जो हमारा स्पोरोजॉइट है उसके स्पोर्स जो हैं, अब फिर वो एंट्री लेंगे और फिर ऐसे लीवर, ब्लड और गट में ऐसे ही एंट्री करेगा। तो हमारा जो सीक्वेंस था कंप्लीट हो गया, मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया बी, सी, डी, ए। चलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप रिप्रेजेंट अ सिमिलर स्किन कलर? सिमिलर स्किन कलर किस में दिख रहा है? चलो इसको आराम से एनालाइज करो और फिर आंसर दो, टाइम लगेगा इसमें, ठीक है? थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, इसमें जो देख रहे हो इसमें सारे ही बड़े बड़े हैं, इसमें सारे बड़े बड़े हैं, मतलब ये ज़्यादा डार्क है। इसमें तो मैम ये छोटे हैं और ये सारे बड़े-बड़े हैं। मतलब कि डार्क तो है बट इससे ज़्यादा डार्क नहीं है, है ना? ये ज़्यादा डार्क है। फिर देखें तो मैम इसमें जो ये बड़े-बड़े हैं, ये छोटे-छोटे हैं, मतलब ये डार्क भी हैं और साइड में लाइट भी हैं। मैम इसमें तो सारे इंटरमीडिएट लग रहे हैं, इंटरमीडिएट स्किन कलर, है ना? ए, फिर ए छोटा, फिर बी बड़ा, ऐसा है, ठीक है? मैम इसमें क्या है कि मैम इसमें ये छोटे हैं, ये छोटे हैं और इसमें ये सारे बड़े हैं, ये तो बड़े हैं, छोटे हैं। मतलब कि ये तो डार्क हैं उसी पहले वाले की तरह, बट इसमें जो है डिफ़रेंस है। मैम इसमें तो पूरे छोटे हैं, इसमें सारे बड़े हैं, तो बताइए क्या? क्या होगा? क्या होगा? यस, 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 बताइए, बताइए। बिल्कुल, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा सेकंड, ठीक है? करेक्ट क्या हो जाएगा? नो सॉरी, नॉट सेकंड, इट वुड बी थर्ड, ठीक है? जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ईज़ी क्वेश्चन था, ठीक है? आप बहुत उसमें थोड़ा-सा टाइम टेकन था बट फिर भी हो जाएगा, ईज़ी है। चलो, मैच द बैरियर विथ एग्ज़ाम्पल्स, हमें मैच करना है बैरियर्स को। तो हमारी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के सबसे पहले ही ये देखने को मिलता है हमें। फिज़िकल क्या है? इनेट इम्यूनिटी में हमारे 4 आते हैं, फिज़िकल, फिज़ियोलॉजिकल, साइटोकाइनिन, सेलुलर। क्या होता है फिज़िकल बैरियर में मैम? स्किन होती है, म्यूकस होती है। फिज़ियोलॉजिकल में मैम टिगर्स होते हैं, सलाइवास होते हैं, एसिड होते हैं स्टमक में।
साइटोकाइनिन में क्या होता है मैम, वो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ना, वो एक प्रोटीन बनाते हैं जो कि हमें क्या कहते हैं, हम उन्हें इंटरफेरॉन कहते हैं, जो फाइनली फिर दूसरे सेल के पास जाते हैं और कहते हैं भाई बच जाओ, तुम्हारा जो है वायरस अंदर आ गया। फिर सेलुलर बैरियर्स क्या होते हैं, सेलुलर बैरियर में मैम जितने भी डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स, जो हमारा पीएमएनएल है, नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये सारे ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शंस हो जाएगा वो करेक्ट कौन सा हो जाएगा मैम, ए का 4th हो जाएगा, बी का 3rd हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। द टू एल ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन, जो दो एल हैं जीन पेयर्स के, वो कहाँ लोकेटेड होते हैं बताइए। वो हमारे लोकेटेड होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम में। इजी, इजी पीजी। ओके ओके ओके। सो यहाँ पे आपको पूछा है इंसुलिन जो हम यूज करते हैं अभी के टाइम पे, ठीक है, कॉज सम पेशेंट्स टू डेवलप एलर्जीज, हमें एलर्जीज होती थी, कुछ पेशेंट्स को एलर्जीज होती थी इंसुलिन लेते थे तो पहले के टाइम में। तो बताइए ऐसा क्यों होता था, क्योंकि इट वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेंक्रियाज ऑफ स्लॉटेड कैटल। Yes, बिल्कुल correct. It was a foreign protein for the body of the patient. Let me see. It was a foreign lipid molecule for the body of the patient. Yeah, it consists two polynucleotide chain held together by Dasapler. देखो ये तो इनकरेक्ट है, इससे थोड़ी ना यार दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से है डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है, इससे थोड़ी ना हो जाएगी एलर्जी। तो बताइए क्या होगा करेक्ट, क्या होगा। ए देखो, ए किसमें ए का सी हो सकता है, ए का बी हो सकता है, बताइए। अब ये तो हट ही गया, अब बताओ। इट वॉज अ फॉरेन प्रोटीन फॉर द बॉडी ऑफ द पेशेंट या इट वॉज अ फॉरेन लिपिड मॉलिक्यूल फॉर द बॉडी ऑफ द पेशेंट। यस, तो सेकंड जो आपका आंसर है बी, वो करेक्ट हो जाता है। इट वॉज अ फॉरेन प्रोटीन फॉर द बॉडी ऑफ द पेशेंट, मीन्स ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। इजी था बिल्कुल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। बताइए, ये बहुत 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 ज़्यादा पीवाईक्यूज पूछा गया है। ये क्वेश्चन तो बहुत फेमस है उसका, एनटीए का, सीयूईटी का, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं। और ये जो आरएनए इंटरफेरेंस का सीक्वेंस बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा। तो आपको पता होना चाहिए जो यूकैरियोट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इनमें सेलुलर डिफेंस होता है, कहाँ से होता है, किस में होता है, मैंने आपको आंसर भी बता दिया, आरएनए इंटरफेरेंस। यस, तो आरएनए इंटरफेरेंस जो होता है वो सारे यूकैरियोट्स में एक सेलुलर डिफेंस का मेथड होता है। तो आपके 20 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस 20 पीवाईक्यूज जो सीयूईटी के पीवाईक्यूज हैं 2025 में पूछे गए हैं अभी फ़िलहाल, पिछले साल ही उसके पीवाईक्यूज करवाए हैं। आई होप आपके 20 के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट अच्छे हुए होंगे, आपने सारे सही करे होंगे। और अगर एक दो गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा पैनिक मत होना, सिंपल से अपनी एनसीईआरटी खोलना, जहाँ से गलत हुए हैं उस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ना। ओके, और अच्छी तरीके से पढ़ के बहुत तरीके से उससे क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। और पीवाईक्यूज लगाना, बहुत सारे पीवाईक्यूज लगाना, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। और आई होप आप सबके पेपर्स बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। चलो फिर एनएफएसयू में मिलते हैं, तब तक के लिए और प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कितने मार्क्स आए हैं उससे कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलें नेक्स्ट पीवाईक्यूज के साथ। चलो फिर ठीक है, ओके।